हाय एवरीवन। फैला टॉक्स की कॉन्टिन्यूस सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर विक्टर गंभीर, वाइस चांसलर जेईसी आरसी यूनिवर्सिटी। सो वेलकम डॉक्टर साहब। Thank you. Thank you very much. So with this continued discussion of Fela talks, we have so many questions, the same questions and the different questions we had asked with the different vice chancellors, and so many thoughts has came. उसी सीक्वेंस में आज हम जानेंगे हायर एजुकेशन लीडर डॉक्टर प्रोफेसर विक्टर गंभीर सर क्या कहते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है सर के साथ, व्हाट वैल्यूज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू एज एन एजुकेशन लीडर सर। अगर हम लोग वैल्यू सिस्टम की बात करें तो इंडियन जो हमारी हेरिटेज रही है एजुकेशन में, अभी आज करंटली जो ओल्डेस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी है वो लगभग 1000 वर्ष पुरानी है इटली में। और अभी अगर भारतवर्ष की बात करें तो 1847 में पहली 3 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर बनी थी। लेकिन हायर एजुकेशन सिस्टम अगर हम लोग प्राचीन भारत की बात करें तो तक्षशिला, नालंदा, हम लोग विश्वविद्यालय, जिसको हम हिंदी का जो शब्द है यूनिवर्सिटी का, ये शब्द ही भारतवर्ष से निकल के आया था। और हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम था वो वैल्यू बेस्ड सिस्टम था, क्योंकि हायर एजुकेशन से पहले जो भी एक ज्ञान या स्किल बच्चे प्राप्त करते थे वो गुरुकुल में करते थे। और गुरुकुल का बड़ा प्रारूप जो है वो विश्वविद्यालय के रूप में आया, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में देशों से बच्चे यहाँ पर आए। हम लोग सुनते हैं, इसका कोई प्रमाण तो नहीं देखा, लेकिन नालंदा में, तक्षशिला में मेटलर्जी, सर्जरी, मतलब जो स्पेस, कोई ऐसा विषय नहीं था मॉडर्न विज्ञान का जहाँ पे वहाँ शिक्षा ना दी जाती हो। तो वैल्यू सिस्टम वहाँ जो हमारा ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम है, सबसे पहले कि जो टीचर की कमिटमेंट, एब्सोल्यूट कमिटमेंट रही। टीचर अपने आप को, एक टीचर कभी भी एक प्रोफेशन के रूप में नहीं लिया जाता था, उसको एक सेवा के रूप में लिया जाता था। और वो आज भी हिंदुस्तान के बात करें या कहीं भी बात करें तो वो इक्वली वैलिड है। और अगर हम लोग स्टूडेंट्स की बात करें तो एक एब्सोल्यूट कमिटमेंट, करेक्टर और फोकस, ये वैल्यू सिस्टम एजुकेशन के लिए मैंडेटरी हैं। बिकॉज अगर आपको, मेरा पर्टिकुलरली ये मानना है कि आज मॉडर्न कंटेक्स्ट में एक विद्यार्थी जब यूनिवर्सिटी से पास होके आता है तो 4 अलग अलग पैरामीटर में बहुत अफर्मेटिव चेंज उसमें आना चाहिए। और वो जो 4 पैरामीटर हैं वो है नॉलेज में जिस लेवल पे हमने बच्चे को लिया उससे एक बहुत अफर्मेटिव चेंज आनी चाहिए, उसकी नॉलेज बढ़नी चाहिए, उसका स्किल लेवल जो है वो बढ़ना चाहिए, स्किल सेट्स नए ऐड होने चाहिए, उसके एटीट्यूड में परिवर्तन आना चाहिए, वो एक पॉजिटिव सेंस में एक परिवर्तन दिखना चाहिए, और एक उसके बिहेवियर में परिवर्तन आना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति जब अब वर्ड ऑफ वर्क में जब कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से पास होने के बाद जाता है तो केवल ज्ञान और स्किल, केवल यही 2 चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, उसका एटीट्यूड और उसका बिहेवियर रादर ज़्यादा मैटर करता है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में ये 4 पैरामीटर में अगर हमारे को पॉजिटिव चेंज लेके आना है तो उसके लिए टीचर का कमिटमेंट, स्टूडेंट का कमिटमेंट, दोनों का करेक्टर, दोनों का फोकस, ये वैल्यू सिस्टम जो है बहुत एसेंशियल वैल्यू सिस्टम है मेरे अनुसार। राइट सर, थैंक यू सर। विद द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस डिस्कशन सर, जैसे आपने बताया कि एज एन एजुकेशन लीडर ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए, इन्हीं को कंटिन्यू देखते हुए अचानक देश के अंदर पैंडेमिक आया। पैंडेमिक के बाद ऑलमोस्ट एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐसे कुछ रिफॉर्म्स आए हैं जिनको अभी भी एक्सेप्ट करने में हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी की दिक्कत हो रही है। आप लोग बीइंग अ वाइस चांसलर एक बहुत बड़ा लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मेरा जो क्वेश्चन है, इवन इंडस्ट्री भी इस बात को जानना चाहती है कि इस पर्टिकुलर पैंडेमिक के अंदर आपने किन लर्निंग मेथड्स को या फिर किन चैलेंजेस को ओवरकम करके इस पैंडेमिक को आपने ओवरकम किया, पास आउट किया और अपने इंस्टीट्यूशन को अलग लेवल पर लेकर के गए। ये पैंडेमिक जो है ये एक, जिसको आप बोलते हैं कि एक बड़ी यूनिक इंसिडेंट था, एक यूनिक इवेंट था जो हम लोगों के जीवन में पहली बार आया।
ये माना जाता है कि एक से लगभग एक शताब्दी पूर्व अप्रैल 2018 से लेके और लगभग मिड ऑफ 1920 तक 2.5 वर्ष का एक पेंडेमिक स्पेनिश फ्लू के रूप में आया था और बहुत बड़ी संख्या में उसमें नुकसान हुआ था। वो इतिहास की बात है। तो हमारे जीवन में एक पहली घटना थी ये कि इतना बड़ा डिसरप्शन, चाहे उसको हम लोग एजुकेशन की बात करें या उसको हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, ये एक बहुत बड़ा डिसरप्शन था। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी जो है वो लगभग पिछले 5-6 दशकों से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसका प्रयोग बहुत अच्छे स्तर पर किया जा रहा था। हिंदुस्तान में हम लोग शायद अभी इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन एक जिसको मैं बोलता हूँ कि सेटिस्फेक्शन ये रही हिंदुस्तान में कि मार्च 2019 में पेंडेमिक को ऑफिशियली एक महामारी के रूप में सरकार ने डिक्लेयर किया और लॉकडाउन 22 मार्च को राष्ट्रीय स्तर पर लगा था। अभी मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान ने एक सप्ताह पहले लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया था और मोस्टली हायर एजुकेशन के अलावा स्कूल ने भी इसको बहुत जल्दी ऑनलाइन एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाए, इसका प्रावधान लगभग 3-4-5 सप्ताह में पूरे देश भर में हो गया था। तो मार्च में क्योंकि उन दिनों में एग्ज़ाम्स की स्थिति थी, तो उससे अगला जो शैक्षिक वर्ष चला 2019-20 का, उसमें बहुत बड़ी संख्या में क्लासेस ऑनलाइन चली और उसको पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने, टीचर ने बड़ी अच्छी तरह से उसको स्वीकार भी किया। हायर एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली क्योंकि अभी मैं प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ, तो प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिवर्सिटी मेनली प्रोफेशनल कोर्सेज और वोकेशनल कोर्सेज चलाती हैं और उसका बहुत बड़ा जो कंटेंट है वो लैब के थ्रू होता है। तो लैब एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। लैब क्योंकि नॉर्मली जब तक कोई विद्यार्थी अपने हाथ से इक्विपमेंट के ऊपर काम नहीं करता है तो वो लर्निंग, वो स्किल बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जो क्लासरूम सेशन थे बहुत बढ़िया तरीके से चले। ओवर ए टाइम उसको हम लोगों ने इम्प्रूव भी किया और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जो इंटरनेशनल लेवल पर अवेलेबल थे, गूगल क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट मीट, जूम, स्काइप, इनका सभी का बड़ी अच्छी तरह से प्रयोग हुआ और क्लासरूम सेशन में कोई चैलेंज नहीं रहा। धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज़ ने और कॉलेजेस ने, भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी व्यवस्था, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी वर्चुअल लैब के रूप में। तब ये पेंडेमिक टारगेट नहीं था कि पेंडेमिक कोई आएगी और हमारे को उसकी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वर्चुअल लैब्स के नाम से जो बहुत लगभग 500-700 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भारत सरकार ने की और वो वर्चुअल लैब्स को भी धीरे धीरे अडॉप्ट कर लिया गया है और बहुत बड़ी संख्या में अब हम लोग विद्यार्थियों को घर बैठे ना केवल क्लासरूम सेशंस दे पा रहे हैं, बल्कि उनको अब वर्चुअल लैब के थ्रू लैब के सेशन भी दे पा रहे हैं। और हिंदुस्तान ने इस पेंडेमिक में पिछले 2 वर्षों में वो अचीवमेंट कर ली है जो नॉर्मल केस में हमें और 10 से 15 या शायद 20 वर्ष लग जाते। तो वो पेंडेमिक हम लोग एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी कह सकते हैं कि हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से, इसको हमने टेक्नोलॉजी को, तकनीक को हमने अपने शिक्षा क्रम में आत्मसात कर लिया है। जी, राइट सर, राइट। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इवन सेम इसी डिस्कशन में मेरी डॉक्टर राणा से बात हुई और भी वाइस चांसलर से बात हुई, तो सभी का कहना यही था कि इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देखना चाहिए कि शायद डिजिटल एजुकेशन को या ऑनलाइन एजुकेशन को या एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना जल्दी हमने पैंडेमिक की वजह से तैयार किया है, उसको शायद हमें 20 साल लग जाते, जिसको हमने पिछले 20 या 25 महीनों में कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। बिल्कुल सर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी देश में आ चुकी है सर। बहुत सारे उसको लेकर के क्वेश्चंस भी हैं। रिसर्च को लेकर के गवर्नमेंट की क्लैरिटी पहले भी थी कि भाई रिसर्च को वो प्रमोट करना चाहते हैं, सभी लोग इसकी बात भी करते हैं। लेकिन मैं सर से जानना चाहूँगा कि बीइंग अ रिसर्चर आपको
जब आपने अपनी रिसर्च करी थी तो क्या चैलेंजेस आपने फोकस किए थे या क्या आपने फेस किए थे, उनको कैसे कवरअप किया, और आज जो फेलो रिसर्चर्स हैं उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि रिसर्च किस तरह से, किस क्षेत्र में, और कैसे वो कंप्लीट कर सकते हैं? देखिए, रिसर्च की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी हायर एजुकेशन के प्राइमरली 3 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। नंबर 1, नॉलेज डिसेमिनेशन, कि हमारे पास ज्ञान है, स्किल्स हैं, और उसको हम लोग स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं कि वे नॉलेज और स्किल, जैसे मैंने पहले कहा था कि नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, बिहेवियर, इसकी एक परिवर्तन हो, एक पॉजिटिव अफर्मेटिव चेंज विद्यार्थी में आए, तो ये नॉलेज डिसेमिनेशन की बात है। तो डिसेमिनेशन हम उसकी करते हैं जो नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन यूनिवर्सिटी का या किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का उससे बड़ा उत्तरदायित्व ये है कि साथ साथ नई नॉलेज का क्रिएशन भी होता रहे। नॉलेज क्रिएशन एंड नॉलेज डिसेमिनेशन, एंड देन ट्रांसफर ऑफ नॉलेज टू द सोसाइटी और द इंडस्ट्री और द ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये 3 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हायर एजुकेशन की बनती हैं, क्योंकि जो एजुकेशन एक बार क्रिएट हो चुकी वो तो हमने आगे उनको डिसेमिनेट कर दिया, लेकिन नया स्किल, नई नॉलेज ये भी क्रिएट हो, वो काम यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। तो अगर हम लोग पीजी लेवल पे नॉर्मली ये माना जाता था, मास्टर डिग्री लेवल प्रोग्राम में या पीएचडी प्रोग्राम में ये माना जाता था कि हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ नया करेंगे। और अभी ये जो कंसेप्ट आया है इनोवेशन, एक शब्द बहुत पॉपुलर हुआ है पिछले 4-5 दशकों में, उसका मतलब ये है कि लीक से हटके कुछ नया करना। तो जब हम R&D की बात करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इसके अंदर 2 हैं। रिसर्च मीन्स अनुसंधान और डेवलपमेंट मीन्स विकास। और अगर हम लोग इसकी दोनों में जो कॉमन चीज़ ये है कि हम लोग कोई नया प्रोडक्ट या कोई नई प्रोसेस या तो क्रिएट करें, या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग प्रोसेस में मेजर इनोवेशन करें कि उसको करने का नज़रिया उसका बदल जाए। तो रिसर्च मोस्टली जो इंडिया में होती रही पिछले बहुत सारे वर्षों में, वो थ्योरेटिकल रिसर्च होती रही, जिसका फोकस केवल जिसको हम बोलें कि अलग अलग तरीके से क्या हम लोग कर सकते हैं, केवल उसके ऊपर विचार किया गया। अप्लाइड रिसर्च हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड हुई। हमारे यहाँ पेटेंट्स हम लोग बहुत ज़्यादा उसके लिए मैं कहूँ कि फोकस्ड ही नहीं थे। हम लोगों ने नए प्रोडक्ट बनाने की कोशिश नहीं की, हम लोगों ने नई प्रोसेसेस को डेवलप करने की कोशिश नहीं की। लेकिन धीरे धीरे जो यूरोप और अमेरिकन और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, द सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़, ऑलमोस्ट कंप्लीट यूरोप, यहाँ पे जो रिसर्च हुई वो अप्लाइड रिसर्च हुई और समाजोपयोगी रिसर्च हुई कि एक कार हमने बना ली, अगली बार जब उसका नया वर्जन आया तो वो उसकी सेफ्टी कैसे बेटर हो, उसकी जिसको आप बोलते हैं फील कैसे बेटर हो, उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस कैसे बेटर हो। तो उस लेवल की रिसर्च वहाँ पे करनी शुरू हुई। और हमारे यहाँ भी अब फोकस जो है वो बदला है। हम लोग थ्योरेटिकल रिसर्च से अप्लाइड रिसर्च के ऊपर हम लोग अभी काफ़ी जाने लगे हैं। और अभी पब्लिकेशन की, अगर हम रिसर्च पब्लिकेशन की बात करें इंटरनेशनल स्तर पे, तो इंडियन कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अभी कुछ समय पहले, पिछले लगभग 2 वर्षों से, वो लोग टॉप 2% साइंटिस्ट की एक लिस्टिंग वो लोग कर रहे हैं और 22 अलग अलग एरिया में उन्होंने किया है। अभी भारतवर्ष से बहुत बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी के, उनका नाम उसमें है। और अब रिसर्च के ऊपर जो है कंपैरेटिवली काफ़ी फोकस होने लगा है। और रिसर्च का असली पर्पस हमारे यहाँ तब सर्व होगा कि हम जो रिसर्च करें वो समाज के लिए उपयोगी हो, हमारा जो जीवन स्तर है उसको हम लोग किस तरीके से इम्प्रूव कर सकें और कैसे हम लोग लास्ट माइल कनेक्टिविटी कर सकें। देखिए, हिंदुस्तान जो है
135 करोड़ जनसंख्या का बहुत बड़ा देश है और बहुत सारी इसमें डाइवर्सिटी है। बहुत मिडिल क्लास, बहुत बड़ा तबका है हमारे यहाँ जिनकी सीमित इनकम है। उसके बियॉन्ड जो जिसको हम बोलते हैं लो इनकम क्लास बहुत बड़ी है। रिच क्लास भी जिसको हम कह सकते हैं बहुत विजिबल है, संख्या शायद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग लो इनकम के लास्ट व्यक्ति को कैसे टच कर पाएँ। रिसर्च का पर्पस तभी हमारा सर्व होगा कि हम जो लोएस्ट लेवल पे जो व्यक्ति है उसका स्तर कैसे इम्प्रूव करें, और जो पुराना एक वो रहा है कि कम से कम परिवार, किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य भूखा ना सोए, इस लेवल तक लाने के लिए हम लोग समाज उपयोगी रिसर्च हमारे को करनी चाहिए। और वो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट उनका जो बोल सकते हैं सोशल ऑब्लिगेशन मेरे हिसाब से रहनी चाहिए। एंड यूजर को रिसर्च का फायदा हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उसको हम लोग जैसे एंड यूज़र का बहुत सिंपल है कि हम लोग ये मानते हैं कि पुराने समय में हमारे लगभग 60% लोग गांव में रहते थे, और गांव में जो पीने का पानी है वो हमारे यहाँ नहरों की व्यवस्था भी बहुत कम थी। नहर का पानी हर जगह तक जाता नहीं था। तो गांव के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं पॉन्ड्स थे, जोड़ जिसको हिंदी में बोला जाता है, और पशु और गांव के सारे रहने वाले व्यक्ति उसी जोड़ का पानी पीते थे। पुराने टाइम की अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ पानी पीने की एक बहुत पुरानी प्रक्रिया होती थी कि हम लोग 5-6 घड़े रख के, किसी में रेत किसी में कंकर, और उसको करके हम लोग वाटर को क्लीनिंग करने का वो रहता था, लेकिन वो वाटर इतना क्लीन नहीं हो पाता था। आज अगर मैं बेसिकली हरियाणा का रहने वाला हूँ, हरियाणा ने लगभग मिड 70s में ये हर घर में बिजली, हर घर में टैप वाटर जो क्लोरीनेशन होने के बाद साफ पानी मिले, इसको अचीव कर लिया था। और ये स्थिति अब भारतवर्ष में काफ़ी जगह हो गई है। तो साफ पानी हर घर तक कैसे पहुँचे, ये रिसर्च हमारी परम आवश्यक है। हर घर में बिजली कैसे जाए। अब ये जो उज्ज्वला योजना प्रेजेंट सरकार लेकर आई है, इससे पहले क्या होता था कि अगर हम लोग घर में खाना बनना है तो या तो सूखी हुई लकड़ी जो है वो जलाई जाएगी, या जो गोबर से बने उपले हैं उनको जलाया जाएगा, या जो वेस्ट जो कोयले का बुरादा वो बच जाता था पाउडर, उससे केक्स बना के या उससे बना के प्रोडक्ट, और उसको हम लोग चलाते थे। वो इनसे जो निकलने वाला धुआं है, अगर वो प्रॉपर्ली नहीं जला तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगी, दूसरी पॉइजनस गैसेस भी बनेंगे, जिनका लॉन्ग टर्म हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता था। तो हम लोग मतलब रिसर्च को इस तरीके से बनाएं कि जो हमारी लोएस्ट लेवल पे एक समस्याएं आ रही हैं, उनका सलूशन हमारे को रिसर्च से आना चाहिए, उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट हमारे रिसर्च से आनी चाहिए। तो ये अब बहुत बड़ा, और शायद अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड किंगडम की या यूएस की, तो वहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ रिसर्च करने की नहीं है समाज उपयोगी जितनी हमारे यहाँ इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ये अब इसका फोकस काफ़ी समय से दिखाई भी पड़ रहा है और उसके अच्छे परिणाम भी आजकल दिखाई पड़ रहे हैं। जी सर, आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया रिसर्च को कि रिसर्च जो है वो समाज उपयोगी होनी चाहिए। अल्टीमेटली रिसर्च का फ़ायदा एंड यूज़र तक होना चाहिए, तभी उस रिसर्च का फ़ायदा है। आज की डेट में अब हम बात करते हैं तो देश बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी की तरफ, और इनोवेशन वर्ड आपने भी यूज़ किया, उसकी तरफ हम लोग तरक्की कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि सर के लिए जो टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है हायर एजुकेशन में वो क्या है? व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन हायर एजुकेशन सर? देखिए, टेक्नोलॉजी हायर एजुकेशन में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पेंडेमिक आया और हमारे को ऑनलाइन क्लास लगाने की आवश्यकता पड़ी। विद्यार्थियों के लिए और टीचर्स के लिए संभव नहीं था कि वो लोग क्लासरूम में आएँ, तो अपने घर बैठे बैठे क्लासरूम सेशन हम लोग कैसे ट्रांसमिट करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फॉर्चुनेटली इंडिया इसके लिए मानसिक रूप से काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड था, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट की बैंडविड्थ अवेलेबल थी, अपने यहाँ डिवाइसेस जो हैं हर प्रकार के अवेलेबल थे।
जो उसके लिए सॉफ्टवेयर हैं वो भी अवेलेबल थे। अगर हम लोग वैसे भी अगर भारतीयों का योगदान इस टेक्नोलॉजी में क्या है इसकी अगर हम लोग बात करें तो आप ये मान के चलें कि सिलिकॉन वैली यूएस की, जिसमें आईटी टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा विकास हुआ, उन सिलिकॉन वैली के 80% ऑक्यूपेंट्स इंडियंस थे। और वो सिलिकॉन वैली तब बनी थी जब हमारे यहाँ स्ट्रक्चर रूप से कंप्यूटर इंजीनियरिंग के नाम से डिग्री नहीं होती थी। से जो लोग प्राइवेट प्लेयर थे, एपटेक, एनआईआईटी, एसटीजी, इन लोगों से ट्रेन किए हुए यूथ वहाँ पर गए और उन लोगों ने कोडिंग, प्रोग्रामिंग जिसकी हम लोग बात करते हैं, प्रोग्रामिंग बहुत बड़ी संख्या में सिलिकॉन वैली से चली। और आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो जो 10-12 बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं जिसमें IBM, कॉग्निजेंट, सेपिएंट, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजी, मतलब 10-12 टॉप आईटी कंपनी की बात करें तो उसमें 80% से ज़्यादा एम्प्लॉई पूरे वर्ल्ड वाइज वो इंडिया से हैं। आज की डेट में बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ डिग्री प्रोग्राम कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन में होते हैं और बहुत बड़ा योगदान हमारे लोगों का ही है। तो जैसे ये पेंडेमिक आया और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशेंटली अवेलेबल थी और टेक्नोलॉजी, डिवाइसेस ये सब अवेलेबल थे, तो शहरों में तो ये काम बहुत जल्दी हो पाया। अभी ये एस्टिमेटेड है कि हमारी लगभग 138 करोड़ की पॉपुलेशन है और लगभग 100 करोड़ लोग जो हैं उनके पास में मोबाइल फ़ोन है और उन 100 करोड़ मोबाइल फ़ोन में से लगभग 60 करोड़ मोबाइल फ़ोन जो हैं वो स्मार्ट फ़ोन हैं। और गांव में ये समस्या बहुत बड़े लेवल पे रही। मेरी दो सिस्टर गवर्नमेंट स्कूल्स में हाई स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हैं, तो उनके लिए ये चैलेंज रहा क्योंकि वहाँ पर बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन नहीं था। पेरेंट्स के पास कुछ हद तक था, तो वहाँ तक तो पहुँचने में बहुत समय लगा और बहुत सारे सेगमेंट में शायद हम पहुँच नहीं भी पाए। लेकिन अर्बन एरियाज़ की अगर हम लोग बात करें, अर्बन जो सो कॉल्ड सेल्फ फाइनेंसिंग पब्लिक स्कूल जो गवर्नमेंट से एड नहीं लेते, उन लोगों ने, अगर वो छोटा स्कूल था 500-700 बच्चों का जहाँ पे 20-25 टीचर थे, उन लोगों ने भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी क्लास ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कर ली। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज उसमें आया, वो जो फीडबैक हम लोग लेते थे, इसको हम लोग जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिंक्रोनस टीचिंग और एसिंक्रोनस टीचिंग। जो क्लासरूम टीचिंग होती है जहाँ पे टीचर क्लास में उपस्थित है, उसका विद्यार्थियों के साथ में आई टू आई कॉन्टैक्ट है और टीचर जब पढ़ा रहा है तो वो बच्चे की बॉडी लैंग्वेज से ये पहचान लेता है कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा, किसको समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए हम इसको सिंक्रोनस टीचिंग बोलते हैं। जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये एसिंक्रोनस टीचिंग है। टीचर जो है एक अलग लोकेशन पे है, बच्चे सब अलग अलग लोकेशन पे हैं, आई टू आई कनेक्ट नहीं है और वहाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे हद तक विद्यार्थी की होती है कि वो लर्न अगर करना चाहे तो करेगा, अगर कोई लर्न ना करना चाहे टीचर को ये पता ही नहीं लगेगा कि ये लर्न नहीं कर पा रहा है। और इंटरेक्शन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है क्योंकि समय जो अगर हम कोई 40 मिनट से लेकर 60 मिनट का एक पीरियड लगाते हैं तो उसमें एक एक विद्यार्थी से इंटरेक्ट भी टीचर कर ले। क्लास में तो एक सैंपल के रूप में वो कनेक्ट बन जाता है, ऑनलाइन में ये कनेक्ट नहीं बनता। कुछ पेरेंट्स ने बाद में शेयर भी किया कि आपकी तो क्लास बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन हमारा बच्चा उसको ऑन करके और आधा टाइम तो वो किचन में चाय बना के या कॉफ़ी बना के पी रहा था। तो इस टाइप के चैलेंजेस देखिए एसिंक्रोनस मोड में रहते हैं। एसिंक्रोनस मोड में लर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी
टीचर से बहुत ज़्यादा होती है। तो टेक्नोलॉजी को हमने कर तो लिया है, लेकिन टेक्नोलॉजी कभी भी टीचर को रिप्लेस कर पाएगी ऐसा संभव लगता नहीं है। तो टीचर का रोल अहम रहेगा। सेल्फ लर्निंग रिकॉर्डेड लेक्चर भी हम चाहे बना लें, वर्चुअल हम लोग लैब्स बना लें, सिमुलेटर्स हम लोग तैयार कर लें, लेकिन एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं टीचर की सपोर्ट विद्यार्थी को बहुत ज़रूरी है। तो अभी एक जिसको सेटिस्फेक्शन लेवल की अगर हम लोग बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल लगभग 50-60% लेवल तक का ही है। उससे बियॉन्ड अभी वो लेवल आ नहीं पाया है, लेकिन जैसे जैसे लर्नर की कमिटमेंट बढ़ती जाती है वैसे वैसे लर्निंग का या अचीवमेंट का लेवल जो है ये ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हैव बिकम टू सम एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल। स्टूडेंट को भी ये लगने लगा कि अगर जो स्टूडेंट फोकस्ड है उसको लगता है कि मेरे को पढ़ना है तो उसकी कमिटमेंट बढ़ी, और कुछ केसेस में वो अनफॉर्चुनेटली घटी भी। तो सभी को समान रूप से इसका फ़ायदा मिल पाया ऐसा एटलीस्ट मेरा मानना नहीं है। इम्पैक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव ऑलमोस्ट दोनों पक्ष में रहा, ये दोनों पक्ष में रहा। मेजरली इम्पैक्ट जो आप कह रहे हैं कि अर्बन वालों को बेटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है, लर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जहाँ पे लर्नर कमिटेड रहे वहाँ पे लर्निंग में मैं तो कहूँगा कि शायद बेटरमेंट हुई है। वहाँ पे उसका हरास नहीं हुआ, उसको हम लोगों ने लूज़ नहीं किया लर्निंग अपॉर्चुनिटी को। राइट सर, विद द कंटिन्यू डिस्कशंस हम लोग कंटिन्यू बहुत अच्छे एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, रिसर्च के बारे में, एजुकेशन वैल्यूज़ के बारे में। इन सभी को जब समराइज़ करते हैं तो बच्चा पढ़ लिया, टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, फिर बात आती है एंड में निकल के एम्प्लॉयबिलिटी की, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा एक ये चैलेंज बन चुका है, पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बच्चे के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको सोशल रेस्पेक्ट जब भी मिलती है पढ़ने के बाद, जब उसको जॉब मिल जाती है। उसको सोशली रेस्पेक्ट जब भी मिल सकती है कि उसने डिग्री कितनी भी ले ली, बट डिग्री लेने के बाद जब तक उसको एम्प्लॉयबिलिटी नहीं मिलती तब तक उसको वो सोशल रेस्पेक्ट नहीं मिल पाती। तो वो जॉब एम्प्लॉयबिलिटी लेने के लिए क्या वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको अगर वो कंप्लीट कर लेता है या फिर उन पर्टिकुलर पैरामीटर्स पर भी अपने आप को प्रूव कर देता है तो उसको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। जो एनईपी में भी, नई शिक्षा नीति में, उसके ऊपर बहुत अधिक जोर दिया गया है, वो है इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग, रियलिस्टिक नॉलेज। तो आपका सर उसके बारे में क्या कहना है और आप अपने यूनिवर्सिटी में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? देखिए, इंटर्नशिप जिसको हम लोग बात करते हैं, विद्यार्थी का जॉब के ऊपर सीधा सीधा एक्सपोजर। हमने शुरू में बात की थी कि 4 अफर्मेटिव चेंज विद्यार्थी में आनी चाहिए: नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर और एटीट्यूड। हम लोग यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाते हैं तो हमारा करिकुलम का जो फोकस रहता है वो मोस्टली नॉलेज और स्किल पे रहता है। बिहेवियर और एटीट्यूड कुछ एक्सटेंट तक ग्रुप बेस्ड एक्टिविटीज़ में आते हैं, लेकिन उसको हम लोग सीधा सीधा कहीं पे इवेल्युएट नहीं करते। हम लोग जब मार्क्स देते हैं तो केवल नॉलेज और स्किल के लिए देते हैं, बिहेवियर और एटीट्यूड के लिए हम लोग मार्क्स नहीं देते। तो मेरा ये मानना है कि इंटर्नशिप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें विद्यार्थी ये चारों पैरामीटर्स के ऊपर उसकी असेसमेंट ऑटोमेटिकली, पीयर असेसमेंट या बोलें कि एक उनके बॉसेस जो हैं वहाँ पे उसको असेसमेंट ऑटोमेटिकली उसको करने लगते हैं। अगर इसको मैं दूसरे शब्दों में रखूँ तो हम लोग हमारा जो करिकुलम था काफ़ी समय तक जो चला, वो धीरे धीरे हम लोग ज़्यादा थ्योरेटिकल होते चले गए, और आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी या उसको जो अब नया नाम दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अंदर आउटकम बेस्ड एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस है। आउटकम बेस्ड एजुकेशन का मतलब ये है कि हमने जब एक विद्यार्थी को यूनिवर्सिटी में पढ़ाया तो उसमें क्या क्या आउटकम या क्या क्या कॉम्पिटेंसीज उसमें आ गई।
तो वो कॉम्पिटेंसीज का असेसमेंट मूल्यांकन हम लोग कर पा रहे हैं कि हम लोग नहीं कर पा रहे। और दूसरा, एक लैब में एक स्किल लेना और उसी स्किल को फिर वर्ड ऑफ वर्क में इम्प्लीमेंट करना, इन दोनों में भी बहुत फ़र्क है। तो इंटर्नशिप एक ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है विद्यार्थी को कि जो कुछ भी नॉलेज उसने की, जो कुछ भी स्किल उसने सीखा, उसको वर्ड ऑफ वर्क में वो स्मूथ तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए। और जब हम स्किल की भी बात करते हैं तो स्किल जो है, स्किल को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं, हार्ड स्किल्स या डोमेन स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। तो हार्ड स्किल मीन्स अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूँ तो क्या मैं डिज़ाइन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिज़ाइन मैं कर सकता हूँ? क्या मैं मशीन चलाने की कैपेबिलिटी मेरे में है? क्या मैं कोई और ऐसी एक्टिविटी जो मेरे डोमेन स्किल से रिलेटेड है उसको सुचारू रूप से कर सकता हूँ? तो ये तो हार्ड स्किल या डोमेन स्किल की बात हुई। दूसरी बात कि सॉफ्ट स्किल्स, क्या मैं रिक्विजिट काइंड ऑफ लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता हूँ? क्या मैं अच्छा लीडर हूँ? क्या मैं अच्छा फॉलोअर हूँ? क्या मैं एक टीम प्लेयर हूँ? क्या मैं एक टीम के साथ में अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ? ये चीज़ें इंटर्नशिप के थ्रू ही अचीव की जा सकती हैं। ग्रुप एक्टिविटी में इतना अच्छा मूल्यांकन यूनिवर्सिटी लेवल पे हम लोग शायद नहीं करते हैं, लेकिन इंटर्नशिप में जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसको वही माहौल मिलता है जिस माहौल में उसको आने वाले समय में काम करना है। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हों, दूसरे के साथ में क्या डूज एंड डोंट्स ऐसे हैं जो पूरे ग्रुप की कार्यप्रणाली को या उसकी एफिशिएंसी को डिस्टर्ब कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे को एज ए इंटर्न मेरे को ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो इंटर्नशिप का बहुत बड़ा रोल किसी भी हायर एजुकेशन के डोमेन में रहेगा, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्सेज हों, चाहे वो वोकेशनल कोर्सेज हों, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज हों, चाहे वो सोशल साइंसेज के कोर्सेज हों। और उसी बात को ध्यान रखते हुए टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरे समय में मैंने 4 सप्ताह की इंटर्नशिप 1980 में फरीदाबाद की फोर्ड कंपनी में की थी, जहाँ ट्रैक्टर बनते थे। तो ये बहुत समय से तकनीकी शिक्षा विभाग में तो ये प्रोविज़न तब से थे, लेकिन अभी ये प्रोविज़न जो हैं हर डोमेन में अपॉर्चुनिटीज़ ये आ गई हैं। और यूजीसी ने लगभग 2 वर्ष पहले एक और बहुत ब्यूटीफुल रेगुलेशंस एक वो लोग लेके आए हैं, इंटर्नशिप बेस्ड डिग्री। और इंटर्नशिप बेस्ड डिग्री में उन्होंने ये प्रोविज़न किया है कि 50% ऑफ द टाइम विच यू स्पेंड इन यूनिवर्सिटी, 50% ऑफ दैट यू कैन स्पेंड इन इंडस्ट्री ऑन इंटर्नशिप एंड यू विल स्टिल गेट द बैचलर डिग्री। तो पहले अगर AICTE की अगर हम लोग बात करें तो AICTE ये बोलती है कि टोटल 160 क्रेडिट की 4 साल में डिग्री होती है, जिसमें आप 16 से 20 क्रेडिट इंटर्नशिप के आप ले सकते हैं। लेकिन जो UGC के इंटर्नशिप एम्बेडेड डिग्री के रेगुलेशन आए हैं उसमें 132 क्रेडिट की 3 वर्ष की डिग्री में आप उसका 50%, 66 क्रेडिट भी आप इंटर्नशिप के कर सकते हैं। तो इससे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन या लर्निंग बाय डूइंग वो बहुत अच्छी तरीके से होता है और विद्यार्थी अपने आप को बहुत जल्दी इस बात के लिए अडेप्ट कर लेता है कि जब डिग्री करने के बाद वर्ड ऑफ वर्क में आता है तो उसको वो फ़र्क महसूस नहीं होता कि मैं वहाँ तो मेरा कुछ और सिस्टम था। मान लीजिए अब यूनिवर्सिटी में हम लोग बोलते हैं कि आपको 75% अटेंडेंस चाहिए और आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं जॉब में आ जाता हूँ तो मेरे को साल की 12 कैजुअली भी मिलती हैं सिर्फ, और इसका मतलब मैं 1 महीने में एक छुट्टी ले सकता हूँ। तो वहाँ तो मैं 25% क्लासेज मिस करूँगा तब भी मैं एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ। यहाँ तो अगर मैंने 1 छुट्टी कर सकता हूँ, अगर मैंने 2 कर ली तो एम्प्लॉयर मेरे से पूछेगा कि आप एब्सेंट क्यों थे, और अगर मैंने बगैर बताए छुट्टी कर ली तो वो एक काइंड ऑफ क्राइम माना जाता है। तो ये अडेप्टेशन, इस टाइप की जो अडेप्टेशन है वो इंटर्नशिप में बहुत अच्छे तरीके से होती है और बच्चा ये समझने लगता है, स्टूडेंट ये समझने लगता है कि मेरे को एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशन उसके प्रति क्या है,
दूसरे साथियों की उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो ये चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से वो समझने लगता है। और मेरे हिसाब से इंटर्नशिप एक शिक्षा का मैंडेटरी हिस्सा होना चाहिए। अगर मैं JCRC यूनिवर्सिटी की बात करूं तो हमारे यहाँ एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है जिसमें हमने कम से कम 6 महीने का इंटर्नशिप नहीं डाला। हमारे BA इंग्लिश ऑनर्स कोर्स में भी लास्ट का पूरा सेमेस्टर 6 महीने बच्चे इंटर्नशिप पे जाते हैं। सारे BSc प्रोग्राम में, BA ऑनर्स पोलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, सभी कोई हर प्रोग्राम में हमने 6 महीने से लेके 1 साल का इंटर्नशिप का प्रोविज़न जो है वो करिकुलम में किया हुआ है और उसका बहुत बेनिफिट बच्चों को हो रहा है। और रादर काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे जहाँ इंटर्नशिप करते हैं और वहाँ पे अच्छा योगदान अगर वो करते हैं तो वही कंपनी उनको बाद में एम्प्लॉई के रूप में सहर्ष अच्छे पैकेज के साथ में स्वीकार करती है। तो इससे हमारा जो प्लेसमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी काफ़ी हद तक कम होने लगी है। सो अल्टीमेटली अगर इसको हम क्लोजिंग कमेंट के तौर पर देखें तो आपकी राय में इंटर्नशिप इज अ गेटवे ऑफ एम्प्लॉयमेंट अल्टीमेटली। यस, 100%। राइट, थैंक यू वेरी मच सर।